नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास की होगी। तो हम पीछे की क्लास में पढ़ रहे हैं प्रशासनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस तरीके से जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सुधारा जाता है, जो इसमें आप न्यायिक सुधार को ले लो, चाहे राजस्व रेवेन्यू संबंधी सुधार है, उनको समय समय के दौरान किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधारा जा रहा है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो न्यायिक सुधार प्रशासनिक सुधार है, मुख्यतः हमारे जो चैप्टर है 1772 से लेकर 1856 ईस्वी तक, 1772 से लेकर 1856 ईस्वी तक के जो मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए जो प्रशासनिक सुधार है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1856 के पश्चात 1857 में जो रिवोल्यूशन 1857 रिवोल्यूशन 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके पहले किस तरीके के सुधार ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में किया जाता है। अब हमने जो 1793 ईस्वी तक पढ़ लिया है। 1786 से 93 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के भारत में आते हैं। उससे पहले कई आते हैं, विलियम बेंटिंगन, वो उस विलियम बेंटिंग बाद में आएंगे, सॉरी। उससे पहले जो गवर्नर जनरल आते हैं उनके द्वारा अपने कई तरह के जो प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं। उसी में सबसे जो शानदार सुधार है कॉर्नवालिस के द्वारा किए जाते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कॉर्नवालिस कोड दिया जाता है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को उनके द्वारा सुधारा जाता है। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस चले जाते हैं ब्रिटेन, उसके पश्चात सर जॉन शोर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आते हैं। लेकिन कॉर्नवालिस के यहाँ से चले जाने के पश्चात जो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासनिक सुधारों के प्रति अरुचि दिखाई जाती है और प्रशासनिक सुधारों पे ध्यान देना बंद कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से शुरुआती दौर में प्रशासनिक सुधार किए थे उस दौर के अनुसार सुधार नहीं होते। इसी वजह से प्रशासनिक सुधार जहाँ रुक जाते हैं वो काल आ जाता है। प्रशासनिक स्थिरता का काल आपसे पूछा जाए तो 1793 से 1830 तक जो 1793 से लेकर 1813 ईस्वी तक ये जो दौर रहता है, इसमें प्रशासनिक सुधारों में कमी देखने को यहाँ पे मिलती है और जो अरुचि प्रकट की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इस काल को हम देखते हैं, इसमें कौन कौन से जो गवर्नर जनरल भारत में आते हैं बंगाल में, और कहते हैं जो कॉर्नवालिस से लेकर वॉरेन हेस्टिंग का जो ये दौर बीच का रहता है, इसमें प्रशासनिक अस्थिरता देखने को मिलती है। और इसमें कम सात गवर्नर जनरल भारत में आते हैं कंपनी की तरफ से, बंगाल के गवर्नर जनरल बन के 7 गवर्नर जनरलों का कार्यकाल इसमें रहता है। तो मुख्य रूप से जो मेन है, कई इसमें कार्यवाहक गवर्नर जनरल बन के आते हैं पद रिक्त होने की बजाय, और कुछ समय पश्चात पुनः वापस चले जाते हैं और कईयों को अस्थायी नियुक्तियां यहाँ पे की जाती है। अब बात करते हैं तो कॉर्नवालिस के बाद जो नियुक्ति होती है सर जॉन शोर की होती है। सबसे पहले नियुक्ति किसकी होती है? सर जॉन शोर की नियुक्ति होती है। अब ये आते और ये 5 साल के लिए जो गवर्नर जनरल रहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का इनके द्वारा किसी तरह का अनुसरण नहीं किया जाता है, और वहाँ से इंग्लैंड से जो इंस्ट्रक्शन इनको मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और ब्रिटेन की संसद के द्वारा, उस तरीके से ये कार्य करते हैं। इस काल में ये तटस्थ और हस्तक्षेप की नीति दिखाते हैं। किसी तरह का जो अतिरिक्त साम्राज्य विस्तार है ईस्ट इंडिया कंपनी का देखने को नहीं मिलते, और जो पहले के भूतपूर्व जो नियम थे उन्हीं के आधार पर 5 साल तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो लॉर्ड वेलेस्ली की नियुक्ति की जाती है 1798 ईस्वी में, और 1798 से 1805 ईस्वी तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली काफ़ी महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी थे, और उन्होंने जो भारत में साम्राज्यवाद की नीति अपनाई और देशी रियासतों के साथ उन्होंने सहायक संधियाँ की। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय कहते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसके आक्रमण का खतरा भारत पे ही मंडरा रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने
त्रिपक्षीय गुट बनाकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने उससे निपटने के लिए ये सहायक संधियां शुरू की थी जो देशी रियासतों के साथ की गई थी। अगर सहायक संधि की बात करें तो हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजौर, भोंसले और सिंधिया परिवारों के साथ लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा समय समय पर सहायक संधियां की जाती है। अब लॉर्ड वेलेस्ली और साम्राज्यवादी नीति को अपनाया जाता है, सहायक संधियां देशी रियासतों के साथ कर ली जाती है और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता स्थापित ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, जिसे अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में भी देखने को मिलता है कि किसी तरह के प्रशासनिक सुधार हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सिर्फ सहायक संधियों और ब्रिटिश जो सत्ता है उसकी सर्वश्रेष्ठता साबित करने में ही लगे रहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के पश्चात उनकी साम्राज्यवादी नीति को सही नहीं मानते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस की वापस नियुक्ति होती है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले शासन किया था, बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे, 1786 ईस्वी लेकर 93 तक ये रह चुके थे। इन्हें क्या किया जाता है, 1805 ईस्वी में पुनः भारत भेजा जाता है, बंगाल जो भारत का गवर्नर जनरल बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की संसद के द्वारा। अब ये भारत आते हैं, भारत आने के पश्चात क्या होता है, ये जैसे ही भारत पहुंचते अकस्मात क्या होता है, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो ये जो गवर्नर जनरल का पद पुनः रिक्त हो जाता है। अब उनके पश्चात क्या होता है, इनकी आते ही तुरंत मृत्यु होने के पश्चात सर जॉर्ज बॉर्लो को जो कार्यवाहक और अस्थायी गवर्नर जनरल भारत का बनाया जाता है और ये 2 सालों तक रहते हैं। अब इनके द्वारा क्या प्रशासनिक कार्य देखने को मिलता है, सुधार, या इनके द्वारा कोई प्रशासनिक सुधार देखने को नहीं मिलेगा। प्रशासन में यथास्थिति जो पहले से स्थिति थी उसी को लेकर ये चल रहे थे और उसी स्थिति के अनुसार इन्होंने 2 साल तक अपना कार्य किया और किसी तरह का सुधार यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एक इनके समय में जो एक घटना घटित हुई थी, वेल्लोर जो मद्रास का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिक विद्रोह का कारण ये था, सैनिक विद्रोह द्वारा जो धार्मिक जो तिलक वगैरह लगाने और कड़ा लगाने के लिए उन्हें रोका गया था कड़ा पहनने से। तो इस वजह से उस समय सर जॉर्ज बॉर्लो के समय अगर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है कि उनके समय वेल्लोर विद्रोह होता है। सर जॉर्ज बॉर्लो का जो सीमित कार्यकाल 2 वर्ष का रहता है उसमें किसी तरह के प्रशासनिक सुधार देखने को नहीं मिलते। अब उसके पश्चात लॉर्ड मिंटो प्रथम को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में भी देखने को मिलता है कि किसी तरह के प्रशासनिक सुधार इनके द्वारा नहीं करवाए जाते हैं। लेकिन इनके समय में एक ब्रिटिश संसद के द्वारा जो चार्टर कानून बना के कानून पेश किया जाता है, चार्टर एक्ट पेश किया जाता है, वह विशेषतः मुख्यतः रहता है इनके कार्यकाल में। अगर लॉर्ड मिंटो की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो ब्रिटेन में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके अध्यक्ष पहले से रहे हुए थे और ये भारत में आते हैं। तो इनके द्वारा जो इनके कार्यकाल में जो चार्टर एक्ट आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसका ये एक मुख्य घटना इनके समय में रहती है। और एक घटना और घटित होती है 1803 ईस्वी में जो महाराजा रणजीत सिंह है उनके साथ अमृतसर की संधि की जाती है। किसके साथ की जाती है? रणजीत सिंह है, जो महाराजा रणजीत सिंह है उनके साथ अमृतसर की संधि 1809 में संपन्न की जाती लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा। और इस संधि के तहत उन्हें पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पर्याप्त सिंध नदी की तरफ से पर्याप्त साम्राज्य विस्तार करने की छूट इनके द्वारा दे दी जाती है और एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने की बात इनके द्वारा की जाती है। अब इनके समय में जो चार्टर एक्ट आता है उसकी कुछ मुख्यतः विशेष बातें थे, उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आता है वो आता है ब्रिटिश की संसद के द्वारा पास किया जाता है, ब्रिटिश की संसद के द्वारा।
और उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, उसके समय में आते हैं। ये नामात्र का सुधार और कोई प्रशासनिक सुधार यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। उसमें क्या प्रावधान किया जाता है? 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है भारतीय लोगों के लिए शिक्षा पर खर्च करने के लिए, जो यूरोपीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देने और भारतीय लोगों के लिए शिक्षा पर 1 लाख की स्कॉलरशिप बोले तो यहाँ पे दी जाती है, बजट में प्रावधान किया जाता है। और क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए निरंतर भारत में व्यापार करने की आज्ञा पत्र, परमिशन लेटर यानी आज्ञा पत्र जो है ब्रिटेन की संसद के द्वारा पुनः जारी कर दिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पे एकाधिकार है, तीसरी बात इसमें ये होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पे एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया जाता है, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर। इन्हें 2 चीज़ों पे एकाधिकार दिया जाता है। चीन से व्यापार करने से संबंधित, चीन से व्यापार पहले की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी करती रहेगी, और जो चाय का व्यापार है वो भी कंपनी के अंडर में रखा गया, और बाकी व्यापार में सभी ब्रिटिश लोगों को अनुमति दे दी गई, और आपस में जो ब्रिटिश जो अन्य नागरिक थे उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति यहाँ ब्रिटेन की संसद के द्वारा दी जाती है, और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और सारा कच्चा माल भारत से ब्रिटेन की तरफ जाने लगता है और भारतीय किसानों का शोषण यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करें इस एक्ट के तहत एक प्रावधान किया, जो बिशप जो धर्मगुरु होता है ईसाई धर्म का जो धर्मगुरु, उसकी नियुक्ति की जाती है कलकत्ता में, उसकी और 3 पादरियों की नियुक्ति की जाती है और उनको कार्य सौंपा जाता है, ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य सौंप दिया जाता है। अब बात करें तो अगली बात क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक राजस्व प्रबंध यानी रेवेन्यू कलेक्शन करने का, जो लगान वसूल करने का अधिकार पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दिया जाता है। तो ये प्रशासनिक अस्थिरता के काल में जो घटित घटनाएं हैं, उसके पश्चात पुनः लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं और लॉर्ड हेस्टिंग के बाद पुनः प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत हो जाती है, और ये प्रशासनिक अस्थिरता का काल 1793 से लेकर 1813 ईस्वी तक 20 सालों तक रहता है। तो विद्यार्थियों, हमने 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक के जो प्रशासनिक सुधारों काल के दौरान जो प्रशासनिक स्थिरता का काल आता है, जहाँ प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आ जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अरुचि प्रकट करती है और प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान देना बंद कर देती है, उस काल को आज हमने जाना है। और ये प्रशासनिक स्थिरता का काल देखने को मिलेगा आपको 1793 ईस्वी से 1813। प्रतियोगिता परीक्षा दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, कहीं भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो ये अस्थिरता का काल रहता है। इस काल के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ तक तो प्रशासनिक सुधार होते रहते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, यहाँ तक देखा जाए तो प्रशासनिक की जो सुधारों में स्थिरता आ जाती है। और इस समय के दौरान भारत में जो गवर्नर जनरलों की संख्या 7 रहती है, जो स्थायी और अस्थायी रूप से भारत में आते हैं, और इनके द्वारा कोई खास प्रशासनिक सुधार नहीं किया जाता। इसी काल के दौरान सिर्फ एक घटना जो अंतिम समय में घटित होती है 1813 ईस्वी में, जो चार्टर एक्ट का प्रावधान ब्रिटिश संसद के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है। और ये मुख्यतः जो अस्थिरता के काल की जो कहानी, जो घटनाएं घटित होती है, जिसका हमने जिक्र किया है यहाँ पे। और बोलिए, यहाँ तक आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछिए, और आपके सुझाव भी आमंत्रित है, आप अपने सुझाव दीजिए। और किसी चीज़ को और विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो प्रशासनिक सुधार, इनके द्वारा अत्यधिक प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, और ब्रिटिश जो सत्ता है, जो सर्वश्रेष्ठता, अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का पुनः प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।